स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। पार्लियामेंट के डिस्कशन के दौरान में अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट से क्वेश्चन है वो पूछा गया। यूएस के द्वारा जो टैरिफ को इम्पोज करने के बारे में कहा गया था और यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में डिस्कस किया गया था। तो स्टूडेंट, टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ को अगर इम्पोज किया जाता है तो इंडिया के द्वारा किस तरीके से उसके द्वारा डील किया जाएगा, और इस टैरिफ की वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर टैरिफ वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के पास में क्या स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन है। गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो इनिशिएटिव्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो आंसर है वो किया गया है जो स्पेसिफिक मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। अपोजिशन का एक मैंडेट हुआ करता है गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करना, जो कि अपोजिशन के लीडर के द्वारा किया गया। अब स्टूडेंट्स, अगर हम रिसेंट यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में रीड करें, कि आपको यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में जो टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर किसी कंट्री के द्वारा यूएस के जो आइटम्स हैं उसके रिगार्डिंग में 10 या 20% के आसपास टैरिफ है वो लगाया जाता है, या हो सकता है ये नंबर्स ज़्यादा भी हो। आप देखिए कि हमने तो यहाँ पे एक नंबर है उसको अज्यूम किया है। तो यूएस के द्वारा भी उस कंट्री से आने वाले जो गुड्स एंड आइटम्स हैं उसके रिगार्डिंग में इतना ही जो टैरिफ है उसको लगाया जाएगा। ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्कस है वो किया गया था, और इस कम्प्लीटली जो प्रोसेस है सेम अमाउंट के अंदर में जो टैरिफ को इम्पोज किया जाना उसको कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप से यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर में इसके रिगार्डिंग में टर्म है। एंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के रिगार्डिंग में तो आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ है उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। टैरिफ का मीन्स है कि टैक्सेशन, यहाँ से कोई भी अदर कंट्री से बाहर से आने वाला जो गुड्स एंड आइटम है उसके रिगार्डिंग में कुछ टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट के पास में ये टूल हुआ करता है काफ़ी बार अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको इम्पोज कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो आइटम्स हैं वो कम अमाउंट के अंदर में कम प्राइस के ऊपर लोगों को अवेलेबल हो सके। और बाहर से आने वाला अगर आइटम है उसके ऊपर में आप देखिए कि 20% अगर यहाँ पे टैरिफ है उसको लगा दिया जाता है तो मोर प्राइस के अंदर वो अवेलेबल रहेगा, उसका जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगा, लोगों के द्वारा उसको कम है वो परचेज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के पास में नॉन टैरिफ भी हुआ करते हैं जिनको कि हम नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से रीड करते हैं इकोनॉमी के अंदर में। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसी को ही आप देखिए किस तरीके से जो इंसेंटिवाइज है वो किया जाए, उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उसका प्रोडक्शन यहाँ पे बूस्ट हो, लोगों को वो इजीली वे के अंदर अवेलेबल हो, कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो, इनको कि हम नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से जाना करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, मोर लेवल के ऊपर अगर फर्टिलाइजर का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए और बेसिकली आप देखिए कि जो फार्मर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस है वो इजीली वे के अंदर में कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो, इनको नॉन टैरिफ बैरियर का जो कैटेगरी है उसके अंदर में रखा गया है। तो ये सब्सिडीज के बारे में है जो कि लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के जो रिसेंट एक्शंस हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ये जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में बैटरी का एक इम्पोर्टेंस है। बैटरी के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स का रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो टोटल प्राइस है उसके अंदर में 40 to 50% जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके बैटरी के ऊपर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो प्राइस है वो भी रिड्यूस होगा, जिस तरीके से टैरिफ यहाँ पे रिड्यूस है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, फोन्स के रिगार्डिंग में फोन्स का जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली। और 2024 के समय इलेक्शन के बाद में जब बजट को प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में एक कम्प्लीटली उनको एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया था, जिससे कि क्रिटिकल मिनरल्स का यूज है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक जो थिंग्स हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो कैरी आउट किया जा सके हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनके द्वारा। तो ये कम्प्लीटली हमने डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी रिसेंटली जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में जो कार्स हैं उनके रिगार्डिंग में
टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया, जो कि 25% टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। क्या स्टूडेंट्स इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको ये इम्पैक्ट करेगा? लार्जर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट है वो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया से जो ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता है उसका आप देखिए कि जो आपको एक्सपोर्ट है यूएस के रिगार्डिंग में नहीं होता है। यूएस को इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, अराउंड द ये टोटल यहाँ पे यूएस का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसका 2% एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाता है यूएस के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि सॉरी हो सकता है कि 2 से 10 हो टोटल, आप वहाँ पे जो नंबर्स हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2.2 बिलियन है, वहाँ पे 2.2 बिलियन है ओनली जो टोटल एक्सपोर्ट के अंदर में जो कार्स के रिगार्डिंग में। बट और काफ़ी सारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसका एक्सपोर्ट ज़रूर किया जाता है इंजन मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, तो लिटिल बिट इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर्स हैं कहाँ पे इनका जो मोर डेवलपमेंट है वो हुआ करता है, क्योंकि स्टूडेंट जीएस पेपर 1 का जब सिलेबस को आप रीड करोगे तो उसके अंदर में आप देखिए कि इंडस्ट्री लोकेशन है वो एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, एक तो आप देखिए कि एनसीआर रीजन है हमारा, एनसीआर रीजन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो गुरुग्राम है, जहाँ पे आप देखिए कि गुरुग्राम के वहाँ पे डेट मारुति का जो प्लांट है वो हुआ करता था, अब वो प्रेजेंट समय में खरकोदा के पास में है जो कि हरियाणा के अंदर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा हमारा जो टोटल यहाँ पे डेट ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 30% आपको एनसीआर रीजन के अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, वहाँ पे आप देखिए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करता है। और भी काफ़ी सारे अदर एरियाज भी हैं जो कि सदर्न पार्ट डेक्कन के एरिया के अंदर भी हमारे यहाँ पे सिचुएटेड हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोकेशंस जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि इंडिया के विजिट के लिए आएंगे इस ईयर के लास्ट समय के अंदर में, आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है वो कैसे हैं। इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथन वे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 1971 के समय बोथ कंट्रीज के द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको साइन किया गया था। फिर आप देखिए कि 2000 के समय में बोथ कंट्रीज के द्वारा इंडिया और रसिया के द्वारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको डेवलप किया गया, जिसके थ्रू एवरी ईयर बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका विजिट है वो स्टार्ट हुआ। फिर स्टूडेंट 2010 के समय में जो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको आप देखिए कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एज ए प्रिविलेज पार्टनरशिप के रूप से जो अपग्रेड है वो किया गया बोथ कंट्रीज के द्वारा। एक दूसरे को जो यहाँ पे सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं। रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं लास्ट टाइम 2021 के समय हमारे यहाँ पे विजिट किए थे, और अभी आप देखिए कि 21 के समय उनके द्वारा विजिट किया गया। फिर उसके बाद में 22 के समय से रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है कंटिन्यूस, रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडियन जो पीएम है उनके द्वारा 2024 के समय जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके लेटर फेज के अंदर जुलाई मंथ के दौरान में वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। और विजिट के दौरान में पॉलिटिकल लीडर हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के बारे में भी कहा गया कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको एक डायलॉग बेसिस के ऊपर रिजोल्व है वो किया जाए यहाँ पे बोथ कंट्रीज के द्वारा डिस्कशन एंड डायलॉग के थ्रू। बोथ कंट्रीज के अगर हम कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करें, ये तो आप देखिए कि हमने रिलेशंस का जो अपग्रेडेशन स्टेटस है उसके बारे में देखा। बोथ कंट्रीज आप देखिए कि ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी मेंबर हैं, जैसे कि आप देखिए कि ब्रिक्स के बोथ कंट्रीज मेंबर हैं। ब्रिक्स के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको G20 है उसके मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यूएन के तो मेंबर हैं ही बोथ कंट्रीज, और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी बोथ कंट्रीज यहाँ पे इंडिया और रसिया है वो उसके मेंबर हैं। डिफेंस लेवल के ऊपर भी कोऑपरेशन है वो हुआ करता है हमारा। डिफेंस लेवल के ऊपर में कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल आपने रीड किया होगा। ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और रसिया की कोऑपरेशन का। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डिफेंस के अलावा आपको ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी 100 बिलियन का जो ट्रेड है वो हमें बूस्ट करना है 2030 तक रसिया के साथ में। S-400 जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रसिया के द्वारा इंडिया को डिलीवर किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में, तो ये इंडिया और रसिया के बारे में था। आप देखिए कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भी हमारा कॉरपोरेशन है, और इसी के रिगार्डिंग में 2019 का एक प्रीलिम्स का पेपर है, 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था यूपीएससी का, उसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था
इंडिया के द्वारा रिसेंटली न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है किसी कंट्री के साथ में, वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ में न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। तो आप देखिए कि ऐसे आपको पता होना चाहिए, कोई भी डेवलपमेंट हुआ है किसी कंट्री के साथ में तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया का जो फार ईस्ट का जो रीजन है, जो कि आप देखिए कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, कम्प्लीटली स्नो के अंदर में वो कवर आपको देखने के लिए मिलता है। तो रसिया के जो फार ईस्ट के रीजन के रिगार्डिंग में इंडिया अपना एक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट है वो सप्लाई किया जाता है इंडिया के द्वारा रसिया को उस रीजन के रिगार्डिंग में। रसिया के वहाँ पे डायमंड का वन ऑफ द बिगेस्ट माइंस है वो सिचुएटेड है, काफ़ी सारा जो डायमंड है वो प्रोड्यूस हुआ करता है। और इंडिया के अंदर में आप देखिए कि सूरत नाम का जो सिटी है, गुजरात के सदर्न पार्ट के अंदर में जो सूरत है, कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है स्टूडेंट? सूरत, तापी रिवर। तो जो सूरत नाम का जो सिटी है आप देखिए कि वहाँ पे डायमंड का जो मैन्युफैक्चरिंग है, डायमंड का पॉलिशिंग है, डायमंड का जो कटिंग है वो प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो रॉ मटेरियल की रिगार्डिंग में, रॉ डायमंड की रिगार्डिंग में रसिया का इंपॉर्टेंस है। इंडिया उसको मैन्युफैक्चर एंड पॉलिशिंग करने के बाद में ग्लोबल मार्केट के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो किया करता है। तो ये बोथ कंट्रीज़ के कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर में, उसको अपोज है वो करते हुए एक रिजोल्यूशन है, उसके अगेंस्ट में एक रिजोल्यूशन है, उसको प्रपोज है, रिजोल्यूशन को अडोप्ट है वो किया गया तमिलनाडु असेंबली के वहाँ पे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक सेक्शन है, उसको उसको उनके द्वारा बताया गया है कि आर्टिकल जो 26 है, जो कि हमें रिलीजियस फ्रीडम के रिगार्डिंग में जो राइट्स अवेलेबल हैं 25 से लेकर 28, तो उसके अंदर में आर्टिकल 26 है, उसके यहाँ पे उसको ये अपोज करता है, उसको अपोज करने के रिगार्डिंग में मेंशन है वो किया गया तमिलनाडु के इस रिजोल्यूशन के अंदर में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 26 के बारे में, जो कि यहाँ पे मेंशन है, उसके वायलेशन को बताया गया है इस रेजोल्यूशन के अंदर में। तो आप देखिएगा आर्टिकल जो 26 है वो है बेसिकली रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उनको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में, उनको मैनेज करने के पर्सपेक्टिव से। पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, हेल्थ है, वो इसके कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, उसको ये क्रिएट करता है। आर्टिकल 26 है उसके अंदर में बेसिकली फर्स्ट जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, उसके अंदर में बताया गया है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जा सकता है चैरिटेबल पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से इंस्टीट्यूशंस के सेटअप के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे रिलीजियस अफेयर्स के मेंटेन के बारे में है कि वो खुद के जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो मैटर ऑफ रिलीजन है, उसको मैनेज किया जाए किसी के द्वारा। उसके अंदर में मूवेबल एंड इनमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके एक्वायर के बारे में भी है, और प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में भी जो मेंशन है आर्टिकल 26 के अंदर ही है। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ है, वो उसके यहाँ पे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, वो आपको पता है वो होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है 1924 के समय में भोपाल के वहाँ पे एक कंपनी था यूनियन कार्बाइड, जो कि आप देखिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट करता है। बट स्टूडेंट जैसे ही कार्बाइड जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो साइनाइड उसको यूज करते थे, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नेम है, तो साइनाइड का जो यहाँ पे रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, तो वहाँ पे एक गैस है वो रिलीज होती है जिसको कि मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसका नाम दिया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ पे रिलीज हुआ, जो कि एक लीथल गैस है जिसका लोगों के वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। तो कम्प्लीटली जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो प्रीमाइस एरिया है वहाँ पे वो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो वहाँ पे स्टोर था कंटिन्यूस, वहाँ पे आप देखिए कि उसको रखा गया था। अभी उसको डिस्पोजल को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में इंदौर के पास में एक जगह है पीथमपुर के, वहाँ पे उसका डिस्पोजल कैरी आउट किया जाए। तो रिमेनिंग जो यहाँ पे कार्बाइड का जो वेस्ट है, यूनियन कार्बाइड का जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो लीकेज का जो वेस्ट है, उसका डिस्पोजल है वो कैरी आउट है वो किया जाएगा। इंसिनरेशन का एक प्रोसेस हुआ करता है टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल के रिगार्डिंग में, डिफरेंट काइंड ऑफ डेट यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हायर टेम्परेचर के ऊपर में इनका जो बर्निंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है, तो उसी प्रोसेस के थ्रू इसका डिस्पोजल है वो किया जाएगा पीथमपुर प्लांट के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हार्वेस्टिंग के लेटर फेज के अंदर में। अभी वो फेस्टिवल्स का जो समय है वो स्टार्ट होगा। तो इसी फेस्टिवल के समय में आप देखिए कि आपको जो विक्रम संवत है जो कि न्यू ईयर हुआ करता है हमारा, तो उसको उसका उसका जो सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा, नवरात्रिज किया जाएगा, रमज़ान का जो मंथ है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पे एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है जिसको कि उगादी का जो नाम है वो दिया जाता है। तो उसी के बारे में फ़ोटो के अंदर शो है वो किया गया है। HIV पॉजिटिव्स के बारे में है, सिरिंज का जो सेड वे के अंदर यूज किया गया उसके बारे में मेंशन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो HIV एड्स है उसके रिगार्डिंग में तो कुछ पर्सनस है वो पॉजिटिव है वो मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दिल्ली का जो करोल बाग है वहाँ पे एक बिल्डिंग है उसके बारे में मेंशन है। बिल्डिंग के अगर हम नेम के बारे में डिस्कस करें तो उसका नाम है स्टूडेंट्स भूली भटियारी का महल। भूली भटियारी मीन्स कुछ यहाँ पे वुमेन्स के रिगार्डिंग में ये जो बिल्डिंग है वो हुआ करता था, जिनका आप देखिए कि उनका एक प्लेस है उसको डेवलप किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में, जब तुगलक डायनेस्टी के एक लास्ट रूलर हैं, एक वन ऑफ द आप देखिए काफ़ी समय तक एक रूल है वो करते हैं तुगलक डायनेस्टी के दौरान में, तो उनके द्वारा ये बिल्डिंग है वो बनाया गया था भूली भटियारी का महल जो कि करोल बाग एरिया के अंदर सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग में अब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। होना क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 के समय स्टार्ट होता है और 1526 तक ये रहता है। 1526 जब इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हुए बाबर है वो पावर के अंदर में आते हैं और मुग़ल वहाँ से अपना जो टाइम पीरियड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस दिल्ली सल्तनत के दौरान में 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, उनके द्वारा जो रूल है वो किया गया था। फर्स्ट आप देखिए कि स्लेव डायनेस्टी पावर के अंदर में आती है, फिर आपको जो खिलजी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और खिलजीज के बाद में स्टूडेंट तुगलक हैं वो पावर के अंदर में आए थे। तुगलक के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो खजियर्स हैं वो पावर के अंदर में आएंगे और उसके लेटर फेज के अंदर में आपको लोदीज हैं वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 5 डिफरेंट डायनेस्टी हैं जो पावर के लिए रहा करती हैं। मेनली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन 5 डायनेस्टीज़ के अंदर में जो सबसे लंबे समय के लिए रूल करती है वो है तुगलक। तुगलक्स यहाँ पे सबसे लंबे समय के लिए रूल करते हैं, और खिलजीज आप देखिए कि वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इनका टाइम पीरियड है वो हुआ करता है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के ही पर्सपेक्टिव से 1320 के समय जैसे ही आप देखिए कि खिलजी डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, खिलजी डायनेस्टी के बाद में 1320 के समय में यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक हैं वो पावर को कैप्चर करते हैं, वो पावर के अंदर में आते हैं। फिर 1325 से लेकर 51 का वो समय है जब आप देखिए कि MBT, जिनको कि एक पगला राजा का टाइटल है वो भी किया करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो पावर के अंदर में आएंगे। और स्टूडेंट्स 1351 से लेकर 1388 का वो समय है जब फिरोज शाह तुगलक हैं वो पावर के अंदर में रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन है, जो मोन्यूमेंट्स है वो बनाए गए थे। अब मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं तो वो तुगलक डायनेस्टी के समय के मोन्यूमेंट्स हैं, जिनके कि क्या फीचर्स हुआ करते थे। तुगलक डायनेस्टी के समय के अगर हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करें, ये जो भूली भटियारी का जो महल है वो 1354 के समय इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। आप देखिए कि तुगलक डायनेस्टी के कंस्ट्रक्शन के अंदर में ग्रे जो सैंड स्टोन है उसका यूज होता था, ग्रे सैंड स्टोन का यूज हुआ करता था। सेकंड स्टूडेंट्स, बिल्डिंग के ऊपर में मोर स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग में काम हुआ करता था कि बिल्डिंग को मोर स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग का जो डेकोरेशन चाहे कम हो, डेकोरेशन चाहे ना हो, ब्यूटिफिकेशन ना हो, स्ट्रेंथ उसका कंप्लीट होना चाहिए। इनका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो आप देखिए कि बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करता। बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? जो अर्लियर जो आर्क वाला जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, लिंटेल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसका ये मिक्सअप है, उसका ये मिक्सर है बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आपको स्लोपिंग वॉल्स को वहाँ पे यूज है वो किया जाता था स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से। स्लोपिंग वॉल हैं। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो अपना आर्ट एंड कल्चर का बुक को रीड करना, उसके अंदर ये मेंशन है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है आपको उनके टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में, तो अपना
जो मेडिवल हिस्ट्री का बुक है सतीश चंद्र है, या अगर आप कोई अदर बुक को रेफर करते हो तो वहाँ से इसके बारे में आप रीड करना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द तुगलक डायनेस्टी के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जजिया नाम का एक टैक्स हुआ करता था उस समय में। जजिया बेसिकली क्या है, एक रिलीजियस टैक्स है जो कि आप देखिए कि हिंदूज हैं उनके अगेंस्ट में लगाया करते थे। तो जजिया जो टैक्स है वो बेसिकली यहाँ पे इनके द्वारा जो ब्राह्मीण जो पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट में भी इम्पोज कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कैनाल का डेवलपमेंट किया गया, कुछ सिटीज भी इनके द्वारा सेटअप की गई हैं, जिसके अंदर हिसार नाम का जो सिटी है, हांसी नाम का जो सिटी है हरियाणा के अंदर में, और आप देखिए कि फिरोजाबाद और ये कुछ सिटीज़ हैं जो इनके सेटअप इस्टेब्लिशमेंट है इनके टेन्योर के दौरान में उनको बताया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में जो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है उसके रिगार्डिंग में प्रशांत भूषण सर हैं जो कि जुडिशरी सेक्टर के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, सॉरी लीगल सेक्टर के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो उनके द्वारा यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया कि स्टूडेंट्स रिसेंटली कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, जज के वहाँ से जो मनी है वो मिलता है, उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक इन हाउस इंक्वायरी है उसको ऑर्डर करते हैं। जो फोटोज़ वहाँ पे मिलती हैं, फोटोज़ को जो है पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया जज के हाउस के वहाँ पे जो केस का। तो आप देखिए कि एक ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने का कोशिश किया गया, पब्लिक का जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने का कोशिश किया गया CGI सर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी डिस्कशन के दौरान में अब गवर्नमेंट के द्वारा NGSC को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के बारे में कहा गया है। तो इनके द्वारा बेसिकली NGSC के बारे में डिस्कशन है और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन है। NGSC का डिस्कशन पार्लियामेंट्री हाउसेज के अंदर भी हुआ कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में NGSC को फिर से लाया जाए। बट स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको इस्टेब्लिश है वो किया गया है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से इंटरवेंशन है जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि NGSC के थ्रू जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 2 यहाँ पे जुडिशियल पर्सनस हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। एक सिलेक्शन कमेटी के बारे में वहाँ पे मेंशन है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो स्टूडेंट्स सिलेक्शन कमेटी के थ्रू कुछ मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट रहेगा जो कि आप देखिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसको कैरी आउट कर सकता है। उसी के रिगार्डिंग में बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मानते हुए NGSC को नल एंड वॉइड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल के रूप से स्ट्रक डाउन है वो कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्शन ऑफ प्लान है उसके रिगार्डिंग में क्या कैरी आउट किया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो जुडिशरी के रिगार्डिंग में एक इंडिपेंडेंट कमीशन रहे। वो इंडिपेंडेंट जो कमीशन है वो बेसिकली आप देखिए कि जुडिशरी का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो कर सके। जो भी वहाँ पे लोगों का जो अपॉइंटमेंट है, कॉलेजियम सिस्टम आप देखिए कि कोई यहाँ पे कम्प्लीटली किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं है, उसका ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग इश्यूज हैं। 1000 के आसपास जो लोग हैं उनको वो बेसिकली सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर में कुछ लोगों का वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ करता है। तो उसके लोगों के अंदर में अभी जो उसके ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा पब्लिक डोमेन के अंदर में इश्यूज हैं, तो उनको डील करने के रिगार्डिंग में एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको सेटअप किया जाए जो कि यहाँ पे इंक्वायरीज है उसको भी कैरी आउट कर सके। कोई भी यहाँ पे डेट जजेस के अगेंस्ट में जो डेट अनएथिकल प्रैक्टिस का कोई न्यूज़ रहे तो उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में है, म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का कॉन्सेप्ट है। फ्री मूवमेंट रिजाइम का कॉन्सेप्ट आप देखिए कि अभी का नहीं है, अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था। 1968 के समय फर्स्ट टाइम इसको ऑफिशियली वे के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स 40 किलोमीटर तक जो हमारे पर्सनस हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके की रिलेशंस हैं बॉर्डर के उस पार में, म्यांमार बॉर्डर के ऊपर में, तो आप देखिए कि 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है उनको अलाउ हुआ करता था। फिर स्टूडेंट्स इसको रिड्यूस करते हुए 16 किलोमीटर कर दिया गया और अभी जो इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर में यहाँ पे 10 किलोमीटर भी इसको किया गया था। हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया था कि फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो कॉन्सेप्ट है म्यांमार बॉर्डर के साथ में, इसको नल एंड वॉइड है या इसको कम्प्लीटली वे के अंदर एलिमिनेट करने का ज़रूरत है। एलिमिनेट करने का क्यों ज़रूरत है स्टूडेंट्स, अभी तक तो इसको किया नहीं गया है ऑफिशियली वे के अंदर में, बट करने का ज़रूरत है वो क्यों है। एक तो आप देखिए कि वहाँ पे जो लाओस है,
लाओस के अलावा थाईलैंड है और म्यांमार जो है, यहाँ से इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो इंडिया के थ्रू हुआ करता है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, फ्री मूवमेंट रिजाइम है, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं है। और आप देखिए कि 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस यहाँ पे बताया गया, तो इसका भी कोई रेगुलेशन है वो नहीं है कि 16 किलोमीटर तक ही वो जाएंगे, किसके द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है इसका भी कोई इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। तो इन सब को डील करते हुए अभी जो फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कि यहाँ पे लिटिल बिट चेंज करने का ज़रूरत है, रेगुलेशंस को कैरी आउट किया जाए और यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी है उसका इम्पोजिशन हो, प्रॉपर फेंसिंग हो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के ऊपर में, जो कि 1643 किलोमीटर का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो स्पीकर से मिले हैं। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट के बारे में है उनका डिस्कशन, और उनके जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको प्रॉपर टाइम का रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट्री डिस्कशन के अंदर में उनको प्रॉपर टाइमिंग है वो दिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा डिस्कशन है वो किया गया लोकसभा के स्पीकर के साथ में। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक प्रिविलेज का जो नोटिस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया गया था। प्रिविलेज का बेसिकली मोशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि किसी भी मिनिस्टर के द्वारा कोई यहाँ पे रॉन्ग फैक्ट्स हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाती है, तो उसके अगेंस्ट में एक मोशन है वो लाया जाता है डेट पार्लियामेंट्री हाउसेज के अंदर में, तो उसको रिजेक्ट है वो यहाँ पे किया गया है। एथिक्स कमेटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। एथिक्स कमेटी जो कि आप देखिए कि चेयरमैन के लीडरशिप के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट होता है राज्यसभा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पल्सेज के रिगार्डिंग में है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को पल्सेज का जो प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में कहा गया है कि एमएसपी के ऊपर में पल्सेज का जो प्रोक्योरमेंट है वो कैरी आउट किया जाए, जो कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में कुछ पल्सेज के बारे में बताया गया था। हमारे यहाँ पे जो वेजिटेरियन सेक्टर के अंदर में प्रोटीन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हुआ करती हैं। इनके पल्सेज के प्रोडक्शन के अंदर में आप देखिए कि ज़्यादा वाटर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेमी ड्राई कंडीशन के अंदर भी इनका जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है। मध्य प्रदेश हमारा एक स्टेट है जो बेस्ट एग्जाम्पल है मोर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में जो वैकेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट्री हाउस कमेटी के द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया कि जो एनपीसीआईएल है, एनपीसीआईएल जो कि न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से है, जो आप देखिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वैकेंसी है वो नहीं होना चाहिए, उनको समय पे फिल किया जाए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारी कंट्री का एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी है, और आप देखिए रिसर्च का जो पर्सपेक्टिव है उसको ये बूस्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडिया के डिफंडिंग के बारे में है, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्कस किया गया है। मीडिया का पब्लिक फंडिंग है वो नहीं होना चाहिए, उसको डिफंडिंग है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इजिप्ट के कोस्टल एरिया के बारे में है। इजिप्ट के कोस्टल एरिया के अंदर में एक सबमरीन के अंदर में एक टूरिस्ट का जो सबमरीन था उसका वहाँ पे सिंक हुआ है, जो कि आप देखिए कि इजिप्ट के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में क्या सिचुएटेड है, मेडिटेरियन सी वहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट है वो हुआ है। चाइना एंड यूएस का यहाँ पे टैरिफ के रिगार्डिंग में है, टिकटॉक के पर्सपेक्टिव से है। और सीरियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया कि इजराइल का जो अटैक है वो हुआ है उनके कोस्टल एरिया के अंदर में। इजराइल का आप देखिए कि सीरिया का जो कोस्टल एरिया है वो है स्टूडेंट्स लेबनान की भी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। ये आप देखिए कि लेबनान है, यहाँ पे बेसिकली इजराइल सिचुएटेड है, तो ये जो एरिया है सीरिया का, ये जो एरिया है ये है डेट कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे जो लकातिया नाम का जो प्रोविंस है वहाँ पे आप देखिए कि अटैक के बारे में बताया गया है कि इजराइल के द्वारा उस एरिया के अंदर अटैक किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिग्नल नाम का जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो नहीं था, ये बताया गया है। और यूरोप के द्वारा यूक्रेन के रिगार्डिंग में यूक्रेन वहाँ पे लीडर्स का एक मीटिंग होगा फ्रांस के चेयरमैनशिप के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।